हेलो, नमस्ते भाई। क्या हाल है आप सभी लोगों के? उम्मीद करता हूँ कि सभी बेहतर होंगे। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 7वां प्रैक्टिस सेट। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मैंने ये प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ना सिर्फ एनटीपीसी और ग्रुप डी, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत हेल्प करेंगे। हर एक प्रैक्टिस सेट में मैं आपको ईजी, मॉडरेट, टफ हर टाइप के सवाल रखता हूँ। हर एक कंसेप्ट, नए नए कंसेप्ट हर प्रैक्टिस सेट में आप जानोगे। इसलिए ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में टोटल 50 सेट देने वाला हूँ, यानी कि लगभग 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी एग्जाम से पहले पहले हो जाएगी। और एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ कि अभी अगले हफ्ते से या एक दो दिन में ही, आज वेडनेसडे हो चुका है, तो एक दो दिन में मैं एक प्रॉपर बैच लेकर के आने वाला हूँ मैथ्स का, जिसमें हम लोग कंप्लीट मैथ्स पढ़ेंगे। और ये लाइव बैच रहेगा हमारा। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। रिकॉर्डिंग अगर आपको देखनी है तो रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। लाइव आपकी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री बैच ये रहेगा। अगर आप थोड़ी फीस पे करोगे तो फिर आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ठीक है जी। तो उसका अनाउंसमेंट मैंने कर दिया है, बहुत ही जल्द इस चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर लेना। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अब अपने जो है सवालों पर आते हैं। सवालों को देखो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको सारों को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, 15-20 सवाल रहेंगे आज की इस क्लास में। बाकी को हम कल देखेंगे, आज का कोटा पूरा हो जाएगा। देखो क्या बोला गया सवाल में। सवाल है ये हमारा टाइम एंड वर्क का। पढ़ो सवाल क्या बोला गया कि रत्नेश और विनीत वर्कड ऑन अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज की बात आ रही है, यानी कि बारी बारी से काम करते हैं। एक दिन पहले रत्नेश काम करता है, दूसरे दिन फिर विनीत काम करता है। दोनों का काम जो होगा वो 2 दिन का मिला करके होगा। समझ आई बात? दोनों का काम 2 दिन का मिला करके होगा। स्टार्टिंग विद रत्नेश, रत्नेश से काम शुरू हो रहा है। सवाल में बोला गया द एंटायर वर्क गोट कंप्लीटेड इन 54 इंटू 3/4 डेज, यानी कि पूरा काम जो है 54 से ही 3/4 दिनों में पूरा हो जाता है। यदि रत्नेश अकेले इस काम को 48 दिनों में पूरा करता है तो विनीत अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? अब इस सवाल में आप लोग ऑप्शंस देखो। ये जो ऑप्शन है ये विनीत के काम के ही तो है कि विनीत कितने दिनों में काम को पूरा कर लेगा। कभी कभी सवाल डायरेक्ट वे में ना करने के बजाय आपको ऑप्शन से करने होते हैं। ऑप्शन से करोगे उस सवाल उतना ही जल्दी हो जाएगा, डायरेक्ट करोगे सवाल उतना ही लेट होगा, गलती भी हो सकता है और आप अपने मार्क्स पेपर में खो दोगे। तो मुझे यहाँ से ये दिखा कि ये जो 48 है ना, ये 8 छिंग 48 होता है। 8 छिंग 48, यानी कि मैं एक ऐसा ऑप्शन पकड़ूँ जो 8 का मल्टीपल हो, और मुझे दिख रहा है ये 64। अगर मैं ये मान लूं कि विनीत जो है 64 डेज में काम करता है अकेले, तो हम ये चेक करेंगे कि रत्नेश अगर 48 दिन में काम करता है और विनीत अगर अकेले 64 दिनों में काम करता है, तो क्या ये पूरा काम 64 से ही 3/4 दिनों में पूरा हो जाएगा क्या? अगर ये इस ऑप्शन से 64 से ही 3/4 दिनों में काम पूरा हो जाता है तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, वरना ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। फिर हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो मैंने देखा कि रत्नेश कर रहा है भाई 48 दिनों में और विनीत कर रहा है जी 64 डेज, मान करके चला मैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 64 दिया होता है 192। ये एलसीएम लेना सिखाऊंगा मैं बैच में। पहले एलसीएम एचसीएफ से ही शुरू करेंगे कि कैसे आप बड़े नंबर्स का जल्दी से जल्दी एचसीएफ एलसीएम ले सकते हो। तो आप देखोगे 48 चौके 192 और 64 दिया 192। रत्नेश का एक दिन का काम है 4 यूनिट, विनीत का एक दिन का काम है 3 यूनिट। तो 2 दिन में, क्योंकि बारी बारी से कर रहे हैं, 2 दिन में कितना काम निपटा देंगे? आप कहोगे सर 7 यूनिट काम निपटा देंगे ये दोनों। ठीक है, मुझे किसके करीब जाना है? 54 के करीब। 54 दिन कैसे बनाऊं मैं? अगर मैं इधर भी 27 की गुना कर दूं और इधर भी 27 की गुना कर दूं, तो देखोगे आप 27 दूनी 54 दिन, और ये कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14 और 4 18, 189 काम हो जाएगा। काम करना कितना था? 192 यूनिट। कितना हो चुका 54 दिन में? 189 यूनिट। कितना काम बच गया है? आप कहोगे सर 3 यूनिट बच गया। अब किसकी बारी आ जाएगी काम करने की? रत्नेश की, क्योंकि 54 दिन में तो ये सर्किल पूरा हो गया ना काम का। अब बारी आएगी रत्नेश की, तो रत्नेश अपने 4 यूनिट से काम करेगा, यानी कि इस 3 यूनिट काम को करने के लिए 3/4 दिन और लगेंगे। 54 दिन तो लग ही रहे थे, 3/4 दिन और लग गए हैं। और यही सवाल में कहा था कि इतने दिनों में काम पूरा होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और कैसे पता चला मुझे यही ऑप्शन चूज करना है? मुझे पता चला इस फैक्टर से।
8 6 48, एक ऐसा ऑप्शन जो 8 का मल्टीपल हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट सवाल पर आएंगे। यही अप्रोच सिखानी है मुझे आप लोगों को पेपर के लिए, कि कैसे आप लोग पेपर में जल्दी से जल्दी सवाल को सोल्व करने की अप्रोच अप्लाई कर सकते हो। जैसे इस अगले सवाल पर आओ। ये सवाल में बोला गया कि संदीप एक ओवरकोट को 8,540 रुपये में बेचकर 22% का लाभ अर्जित करता है। 22% का लाभ अर्जित कब करेगा? जब 100 रुपये का सामान 122 रुपये में बेचेगा, तभी तो सब 22 रुपये का लाभ होगा। और 100 पे बात करेंगे तो 22% हो जाएगा। और बेचा कितने का है? ये बेचा है 8,540 रुपये का। ये आपको कितने गुना दिख रहा है इसका? 7 गुना, क्योंकि 7 दूनी 14, 12 सत्ते 84, 1 85, 7 गुना हो गया। आपसे पूछा भाई ओवरकोट का क्रय मूल्य, तो 7 में 100 की मल्टीप्लाई कर दो, यही तो था सीपी। कितना आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा 70,000, क्योंकि ये 7 गुना है तो एक जीरो और भी तो आएंगे ना, 70 गुना होगा ये। तो 70 गुना 100 कितना हो जाएगा? 7,000। इजी सवाल था, बढ़िया, समझ आया सभी को? चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये वाला सवाल देखो, और ये वाला सवाल आपका किसका है? रेस का सवाल है। रेस का सवाल है, ये देखो यहाँ पे रेस में भी कैसी दे रखी है, स्टिल बीट्स इन 40 सेकेंड, यानी कि लीनियर रेस का। और लीनियर रेस के ये वाले जो टॉपिक होते हैं ये अपने आप में टफ माने जाते हैं, मोस्टली बच्चे इनको कर नहीं पाते। तो मैं अपने बैच में ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो पढ़ो भाई। देखो सवाल में क्या बोला गया है। 2400 मीटर की एक दौड़ में तरुण हरि को 60 सेकंड की शुरुआती बढ़त देता है। तरुण बोलता है भाई हरि तू 60 सेकंड भाग ले, थोड़ा सा तू बढ़त ले ले मुझसे, ठीक है। लेकिन फिर भी उसे 40 सेकंड से हरा देता है, यानी तरुण बहुत तेज दौड़ रहा है। हरि की चाल 6 मीटर प्रति सेकंड है, तो आपको बतानी है तरुण की चाल क्या होगी। अब तरुण की चाल है, तरुण हरि को हरा भी रहा है, तो हरि से तो ज़्यादा ही होगी, जाहिर सी बात है। तो एक ऑप्शन तो ये हमारा कट ही जाएगा, ये वाला ऑप्शन। तो अब हम चेक करेंगे इनमें से कौन सा हो सकता है ऑप्शन हमारा, कौन सा सही हो सकता है। तो पहले देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ। मान लो ये है आपकी पूरी 2400 मीटर की रेस, ये 2400 मीटर की रेस है। यहाँ खड़ा है तरुण नाम का भाई, यहाँ है हरि नाम का भाई। ये हरि जो है 60 सेकंड्स भाग चुका, 60 सेकंड्स की इसने बढ़त ले ली है, राइट। अच्छा जी, और ये भागता हुआ यहाँ तक पहुँचा था, तब तरुण जो है कंप्लीट कर ली तरुण ने रेस। अभी उसे 40 सेकंड और लगेंगे रेस को कंप्लीट करने में, क्योंकि बोला ना सवाल में कि 40 सेकंड से हरा देता है, मतलब 40 सेकंड उसे और लगेंगे अभी कंप्लीट करने में। तो मुझे ये बताओ कि इस 100 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। भाई 60 सेकंड यहाँ भागा है, 40 सेकंड यहाँ भागा है, तो उसने ये वाली डिस्टेंस कितनी कवर करी होगी, ये वाली कवर कितनी की होगी उसने। तो आपको हो गया सर टोटल वो 100 सेकंड भागा, उसकी स्पीड है 6 मीटर प्रति सेकंड की, यानी कि उसने 600 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली होगी, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक 100 सेकंड में वो 600 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। और टोटल डिस्टेंस है ये 2400, तो ये वाली कितनी आ गई यहां तक बताओ। 2400 में से 600 घटाओगे, यानी कि वो सिर्फ 1800 मीटर ही भागा है उसी स्पीड से। जितनी स्पीड में, जितने समय में तरुण ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर कर ली, तरुण ने जितने समय में तरुण ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर की, हरि ने उस समय में यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर की, बस। समझ आई बात। तो समय की बात हुई ना। और आपसे क्या पूछा है, तरुण की चाल। समय क्या होता है, समय होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तरुण की चाल को मैं एक्स मान लो कुछ समय के लिए। यही समय लगा है हरि को 1800 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में, जो कि उसने की है अपनी स्पीड 6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो अब इसको कैलकुलेट कर दो, 2 0 से 2 0 खत्म, 36 18 3 8 24, यानी एक्स की कितनी वैल्यू आ चुकी, 8 मीटर प्रति सेकंड। तो उसकी स्पीड कितनी रही होगी, 8 मीटर प्रति सेकंड की। समझ आया ना सभी को। ये सारे टॉपिक कराऊंगा मैं आपको 1 बाय 1 बैच में। तो जिसको भी सीखना है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसका शेड्यूल मैं बता दूंगा किस टाइम आपकी लाइव क्लास हुआ करेगी। ये वाला सवाल देखो, नेक्स्ट आगे बढ़ो। सवाल में कहा गया कि ABCD एक समलंब है, ट्रिपेजियम बोलते हैं अंग्रेजी में। पहले इसको समझ लो एक बार, ट्रिपेजियम क्या होता है।
एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की ये वाली भुजा तो होती है समांतर, दो भुजा होती है इसकी समांतर, और ये वाली दो भुजा होती है इसकी असमांतर। उसको हम बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं उसको? ट्रिपेजियम बोलते हैं। इसको बोलते हैं ट्रिपेजियम। समझ आई बात? ट्रिपेजियम होता है जिसकी दो भुजा तो समांतर होती है और दो भुजा होती है नॉन पैरेलल, समांतर ना हो। आगे सवाल में एक आ गया कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये ए बी है और ये मान लो ये सी डी है, तो ये इसके पैरेलल है, ठीक बात है। फिर बोला गया कि ई और एफ उन भुजाओं ए डी और बी सी के मध्य बिंदु है। ए डी और बी सी के मध्य बिंदु ये हो गया ई, ये हो गया एफ, जो समांतर भुजाएं नहीं है। यदि ई एफ ए बी के समानांतर है, मतलब इसको भी मिलाया गया है ऐसे, ये इसके समांतर है ए बी के। ए बी दिया है आपको 28 सेंटीमीटर, सी डी आपको दिया है 18 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है ई एफ बता दो जी क्या होगा। तो ट्रिपेजियम में एक कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट याद रखना, नोट भी कर सकते हो आप, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लेना। कंसेप्ट ये है कि जब भी ट्रिपेजियम में आपसे ये बीच की लाइन पूछी जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एसएससी रेलवे के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ये सवाल, और जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो जानते भी होंगे। अगर ट्रिपेजियम में आपसे ये बीच वाली लाइन पूछी जाए जो कि असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु से होकर के जाती हो, तो एक सिंपल रूल लगाना है और कुछ नहीं करना। जो ये समांतर भुजाएं है इनको ऐड करके इसका आधा कर दो, ई एफ की वैल्यू निकल आएगी। क्या बताया मैंने? इन दोनों को ऐड कर दो, 8 8 16, 2 1 3 1 4 46, इसका हाफ कर दो 23, यही होगी आपकी ई एफ की वैल्यू। और ये रहा आपका आंसर, सी ऑप्शन। कैसा लगा कंसेप्ट? बोलो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एडवांस मैथ का सवाल था ये, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत इजी सवाल हो जाएंगे एडवांस मैथ के। ये वाला सवाल देखो, 11 परिणामों का औसत 60 है, तो इनका टोटल जोड़ कितना हो गया होगा? 660। 10 परिणामों का औसत 59 है, इनका जोड़ कितना हो गया? 590। अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं तो हमारे पास 11वां परिणाम निकल के आएगा। 0 16 में से 9 जाएंगे, कितने जाएंगे? 7, और बस आंसर आ गया मेरा सी ऑप्शन। बहुत इजी सवाल है ये भी, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको समझने के लिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट सवाल। अब ये सवाल है हमारा मेंसुरेशन का। हर प्रैक्टिस सेट में हर टाइप के सवाल लेकर के आ रहा हूं मैं। मेंसुरेशन, प्रॉफिट लॉस, रेस, है ना, प्रॉफिट लॉस में से फिर जो है डिस्काउंट वाले सवाल, टाइम एंड वर्क वाले अच्छे अच्छे लेवल के सवाल, सारे एक चीज़ मिलेगी आपको, सारी चीज़। नया कंसेप्ट भी मिलेगा, पुराना रिवीजन वाला कंसेप्ट भी मिलेगा, इसीलिए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बैच भी शुरू कर दूंगा, उसकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, फ्री रहेगा बिल्कुल। यहां देखो क्या बोला गया कि एक बेलन की त्रिज्या दी है 8/पाई, ये त्रिज्या है। वॉल्यूम दिया है 448 सेंटीमीटर की क्यूब। आपसे पूछिए बेलन की ऊंचाई, निकाल दोगे क्या? बेलन का वॉल्यूम होता है πr²h, ये दिया है 448, पाई को ऐसे ही रखो, r² मतलब 8/पाई इंटू 8/पाई, और h की वैल्यू आपसे तो पूछी है। पाई की वैल्यू भी दी है 22/7, लेकिन यहां से तो ये वाला पाई कट रहा है। इस पाई को अगर मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो 448 गुणा 22/7, और इस 8 को भी चलो यहीं ले जाओ 64 बना के इसके नीचे, और ये आपकी हाइट निकलेगी। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो क्या? कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं हम इसको कैलकुलेट। कितना जाएगा बोलो, बोलो कितना जाएगा? पूरा पूरा कट रहा है क्या? चलो 8 से देखते हैं पहले। 8 8 64, 8 5 40, 8 6 48, फिर 8 7 56, 7 भी खत्म हुआ। अरे ये तो हाइट बहुत आसानी से निकल गई 22 सेंटीमीटर की। एक कैलकुलेशन का कंसेप्ट लगाया मैंने, पहले 8 से काट के देख लिया और हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। इजी सवाल था ये भी। चलो जी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पर। बताओ कैसा लग रहा है आपको प्रैक्टिस सेट देख के, सवालों को देख करके? अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, एक तो सभी लोगों का धन्यवाद है भाई, 595 सब्सक्राइबर हो चुके हैं मात्र। मुझे काम करते हो गया है 2 महीने होने वाले हैं, 2 महीने हुए नहीं है, होने वाले हैं, जिसमें से 10 से 12 दिन मैं बेड रेस्ट पे भी रहा हूँ।
उसके बावजूद भी आप लोगों का इतना प्यार है कि डेली डेली आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, देख भी रहे हो, व्यूज भी ठीक ठाक आ रहे हैं, पढ़ भी रहे हो आप लोग। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि वैकेंसी अगर एग्ज़ाम डेट आ जाती तो आप और मेहनत से पढ़ते ग्रुप डी वगैरह की। लेकिन जो बच्चे पहले से ही पढ़ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि बस 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे की क्लास को हम बस देख लेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा कर देख लेंगे तो उसका रिवीजन ज़्यादा होता रहेगा, वो अपने एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा तैयार हो जाएगा। तो आप लोगों को भी अपने आप को पहले से ही तैयार करना है पूरा। ये वाला सवाल देखो, पहले 3 वर्षों के दौरान एक इलेक्ट्रिक मशीन के मूल्य में 5%, 10% और 15% की कमी हुई है। 3% दे रखी है आपको, या तो सक्सेसिव निकाल दो तीनों का, वरना मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य कितना होगा यदि प्रारंभ में मशीन का मूल्य 8,000 रुपये है। तो देखो शुरू में 8,000 रुपये है, पहले 5% की कमी हुई। 5% होता है 1/20, यानी कि कमी होकर के हो गया होगा 19/20। फिर 10% की कमी हुई, 10% का मतलब होता है 1/10, कम होकर के हो गया होगा 9/10। फिर 15% की कमी हुई, 15% का मतलब होता है 3/20, कम होकर के हो गया होगा 17/20। और बस इसको कैलकुलेट करना है आपको। देखो 3 जीरो से तो ये तीनों जीरो उड़ा दूँ मैं, इसकी उड़ा दिया जी। 4 दूनी 8 कर दूँ जी मैं, इसको कर दिया जी। यूनिट डिजिट देख लो जी, क्योंकि यूनिट डिजिट सभी ऑप्शंस में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो देखो 9 दूनी 18, 8 8 नंबर 72, 2 7 दूनी 14, ऐसा ऑप्शन होगा जिसके लास्ट में 4 होगा, और ऐसा तो ए ही ऑप्शन है 58 14 का। समझ आई बात? ऐसे सवाल भी देखने को मिलेंगे आपको जहां आपको लगेगा कि गुणा करनी है मुझे, कुछ बच्चे इसकी गुणा करने में ही लग जाएंगे, लेकिन स्मार्ट बच्चे जो होंगे वो यूनिट डिजिट देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस वाले सवाल को देखो, वस्तु का अंकित मूल्य 2800 रुपये है, इस पर 3 छूट दी है, 15%, 8%, 5%। 15% की छूट दी है तो वही 17/20 बनेगा। 8% की छूट दी है तो 92/100 कह सकता हूं मैं इसको, और 5% की छूट दी है वही 19/20 होगा। ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू अभी बताई मैंने तुम्हें। अब भाई आप क्या कर सकते हो, और क्या आप इसको काट भी सकते हो? हाँ जी, पहले हम 0 से 0 काट लेंगे जी। चलो जी, 4 सत्ते 28, 7 बार काट लेंगे जी। चलो जी, ये 100 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। इससे मैं क्या करूँगा, इससे मैं लास्ट में 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दूंगा, क्योंकि ऑप्शन में 2 अंक छोड़ के दशमलव लगी हुई है सभी में ही। समझ आ रही है बात? तो देखो यूनिट डिजिट चेक कर लो, बस 7 सत्ते 49, 9 9 दूनी 18 और 8 नम 72, ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 2 हो। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 2080.12। सवाल जब आप कर रहे हो तो सवालों में पहले तो आपको कंसेप्ट, जैसे यहाँ मेरा कंसेप्ट काम किया सबसे पहले, तो ये कंसेप्ट आपको सीखना है। और उसके बाद जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो पहले ऑप्शन चेक कर लो कि क्या ऑप्शन में यूनिट डिजिट मैच तो नहीं हो रहे। यहाँ 6 तो मैच हो रहे थे, अगर यूनिट डिजिट यहाँ 6 आ जाता तो फिर मैं इस 5 पे काम करता, इस 7 पे काम करता, और मैं देखता अगला नंबर 5 आ सकता है कि 7 आ सकता है। लेकिन इसने तो जैसे ही मैंने यूनिट डिजिट लगाया तो लास्ट में 2 आ गया और मेरा ये आंसर बन गया बस। तो कैलकुलेशन के लिए ये डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, ये वाली चीजें सीखो मेरे भाई, इजी पड़ जाएगा आपको मैथ्स। चलो आगे बढ़ेंगे। ये वाला सवाल देखो, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। क्या है? पी क्यू आर, बोलो पी क्यू आर। इसका अंत केंद्र है ए। अंत केंद्र जानते हो कैसे बनता है जी? जानते हो भाई? एंगल बाइसेक्टर के, एंगल बाइसेक्ट करने वाली जो लाइंस है जिस पॉइंट पर काटेगी उसको अंत केंद्र बोलेंगे। और क्यू ए आर जो है ये 116 डिग्री दिया है। आपसे पूछा है क्यू पी आर, ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना। एक चीज बता देता हूं मैं, अगर एक सर्किल होता, सर्किल, और इस सर्किल पे ऐसी ही कुछ लाइन बन रही होती कि इस चाप के द्वारा इस केंद्र पर बना कोण, चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण इसी चाप के द्वारा परिधि पर बने कोण का कितना होता है? 2 गुना। अगर परिधि पर थीटा बना हुआ है तो यहां बनेगा 2 थीटा। ये है वृत्त में, सेम सर्किल दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ट्रायंगल सेम दिख रहा होगा यहाँ भी देखो, लेकिन इसके बाहर ना सर्किल नहीं है,
इसके बाहर है अंतः केंद्र। तो जब वृत्त ना हो, सिर्फ अंतः केंद्र की बात हो, तो ये वाला जो एंगल होता है ना, ये सेंटर पे यहाँ बना हुआ केंद्र, इन सेंटर पे बना हुआ केंद्र, वो कितना होता है जानते हो? वो होता है 90 प्लस एंगल a/2। ए का मतलब है ये वाला एंगल, इसको a बोल देता हूँ मैं, या p कह देता हूँ, चलो p, एंगल p/2। ये छोटी सी बात है, लेकिन अगर इस छोटी सी बात में आप डिफरेंस नहीं कर पाए तो सवाल को गलती कर दोगे। यहाँ मोस्टली बच्चे इसका आधा भी कर सकते हैं, हालांकि ऑप्शन में आधा दे नहीं रखा, लेकिन अगर दिया होता तो इसका आधा भी कर सकते हो बहुत सारे बच्चे, और आधा करते ही सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ये वाला कंसेप्ट लगाओगे, वहाँ ये वाला नहीं लगेगा, कंसेप्ट लगेगा ये वाला। तो अब लगाओ जी 116, 90 को इधर लेकर के आओ और इसमें कर दो 2 की गुना, आपका एंगल पी निकल के आएगा। तो कितना बचेगा? 6, 11 में से 9 गए 2, 26 दूनी 52 होता है क्या? कहोगे सर बिल्कुल 26 दूनी 52 होता है भाई। तो डिफरेंस समझ में आ गया ना सभी को? आगे बढ़ूं मैं, इस वाले सवाल पे आओ। सरफेस एरिया ओ पे क्यूब इज 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्यूब किसका होता है? ये 12 का क्यूब होता है, ध्यान रखना। मुझे याद आ गया नंबर देखते इसलिए बता दिया मैंने। वॉल्यूम बता दो इसका क्या होगा। सबसे पहले तो आपसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, यही है 1728 के बराबर। 6 की वैल्यू देखोगे 6 दूनी 12, 4 बचेंगे 6 सत्ते 42, ऐसे कट भी रहा है ये। 6 दूनी 12, 7 में 2 जाएंगे 5 जाएंगे ना भाई, 5 ऐसा क्यों करवा रहे हो? 8 6 48, फिर 4 बचेंगे 8 6 48, यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी मेरे भाई 288। ठीक है, खाली a की वैल्यू निकालोगे तो 288 का रूट लेना पड़ेगा, और 288 के रूट को आप क्या लिख सकते हो बोलो, बताओ मुझे जरा, क्या लिख सकते हो आप इसको? 144 गुना 2 लिख दूं मैं इसको। 144 का रूट हो जाएगा 12, तो 12 रूट 2 आ जाएगी साइड। साइड कितनी आ जाएगी? 12 रूट 2। ये अप्रोच है, ये दिमाग में सोचना पड़ेगा कि मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, कैसे स्क्वायर रूट से अलग कर सकता हूँ मैं इसको। समझ आई बात? अब आपसे पूछा इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है साइड की क्यूब, यानी 12 रूट 2 की क्यूब। और अभी मैंने तुम्हें बताया 12 की क्यूब करोगे 1728, रूट 2 की क्यूब करोगे 2 रूट 2 आएगा, 2 की गुणा इसमें करोगे तो 28 दूनी 56, 17 दूनी 34, 56 रूट 2 आ जाएगा। कहीं है क्या? ये रहा ए ऑप्शन, 34 56 रूट 2। सिर्फ फॉर्मूला और कैलकुलेशन, इसके अलावा और कुछ नहीं। स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी आपको अपने पेपर के लिए। कैसे लग रहा है प्रैक्टिस सेट? लाइक जरूर कर देना मेरे भाई। आगे सवाल देखो, ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल दिया हुआ है, और ट्रिग्नोमेट्री के इस सवाल में मुझे बहुत इजी दिख गया अभी। ये वाला फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर a के इक्वल, इसको मैं लिखूंगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a माइनस 1, जो कि होता है कोट स्क्वायर a के इक्वल, और इसकी वैल्यू होती है 1। आइडेंटिटी है सारी की सारी। तो ये क्या बना? ये बना 3 tan स्क्वायर a इंटू कोट स्क्वायर a, ये भी कट के 1 ही हो गया, और ये प्लस में 4, कोसेक माइनस कोट ही है ना, ठीक बात है। तो 4 3 7 आ गया होगा आंसर, ए ऑप्शन। ये देख लो कितना लंबा चौड़ा सवाल दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल कुछ भी नहीं है अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। ये सब सिखाऊंगा तुम्हें, जो आइडेंटिटी वगैरह क्या होती है। आगे बढ़ो, सवाल में पढ़ो। पहले सवाल को खुद से पढ़ो और कोशिश करो करने की, और फिर देखो कि क्या हमसे भी इतनी आसान तरीके से सवाल हो जा रहा है क्या। उसके बाद मैं तो सॉल्यूशन आपको दे ही रहा हूं। क्या बोला गया कि यदि किसी राशि में साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 40% की वृद्धि होती है। अच्छा, 4 वर्ष में 40% बढ़ा है, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 10% रहा होगा रेट, इसी को हम रेट बोलेंगे। अगर 4 साल में 40% बढ़ा है तो 1 साल में 10% का रेट रहा होगा। इसी 10% पर बोला गया 4 साल बाद 80,000 रुपये पर CI बता दो क्या होगा। CI वाले सवालों में बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो मैं एक गोल्डन रेशो बता देता हूँ। मैंने इतने प्रैक्टिस सेट करा दिया कि अब ये ना रट गई चीज़ें। जैसे गोल्डन रेशो 2 साल में कितना होता है? 2:1 का। 3 साल वाले का कितना बताया था? 3:1 का।
और 4 साल वाले का कितना बताया था? 4:6:4:1 का। इनको याद कर लो कि 2 साल में 2:1, 3 साल में 3:3:1, 4 साल में 4:6:4:1, 4:6:4:1। ठीक है। अब भाई मुझे निकालना है 80,000 का। हर साल लग रहा है 10% का रेट। देखो 80,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 8,000 आएगा, वो इसके नीचे लिख दो। फिर 8,000 का 10% निकालोगे 800 आएगा, वो इसके नीचे लिख दो 800। फिर 800 का 10% निकालोगे 80 आएगा, वो इसके नीचे लिख दो। फिर 80 का 10% 8, वो इसके नीचे लिख दो। और इन सब को आपस में गुणा करके जोड़ दो। और मैंने यहाँ एक चीज़ देखी कि 1 8 8 आएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट 8 बन रहा है, जो कि इसी ऑप्शन में बस खत्म हुई। मैं तो इतना ही करूँगा और आगे बढ़ूंगा। लेकिन आपको मैं बता दूँ, देखो यही आ रहा है क्या? 8 की गुणा इसमें करो, 8 चौक 32,000। फिर 8 की इसमें गुणा करो, 8 छिंग 4800। फिर 8 की गुणा इस 80 में करो, 8 चौक 32, 320। और लास्ट में 8। देखो ऐड कर दो, 8 2 8 3 11, 4 2 6 1 7, 37 128 है क्या? बिल्कुल। तो मेरे भाई सीआई में अगर आप गोल्डन रेशो याद कर लोगे तो ऐसे बेकारे सवालों में आप लोग 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का भी मैं लिख देता हूँ, 5 10 15 5 1, 5 10 15 10 1, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, 10 5 1 ये बनेगा। तो इतना लंबा चौड़ा नहीं पूछेगा आपसे, वो 4 साल तक का ही पूछेगा बस। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये वाला सवाल देखेंगे अब। क्या कहा गया? मीडियन का सवाल है, ध्यान से पढ़ो। कल के प्रैक्टिस सेट में मैंने तुम्हें मीडियन कराए, और जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं अब उनकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि अच्छा मीडियन आ जाए तो ये लगना है, मीन आ जाए तो ये लगना है। जैसे मीडियन यहाँ ये बोला गया कि 46 48 63 76, ये कुछ नंबर दिए हैं। इसमें कहा गया कि 88 को अगर 93 से और 41 को 47 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नई मध्यिका और पिछली मध्यिका के बीच का अंतर बता दो क्या होगा। तो मध्यिका को मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मीडियन जो होता है, मीडियन वो होता है एक बीच का नंबर जो बिल्कुल मिडल में फिट होता हो। और बीच का नंबर निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि सिस्टमेटिक वे में है क्या सीक्वेंस, आधे लोग इधर और आधे लोग इधर है क्या, तभी तो बीच का पता चलेगा। तो इसको हम सीक्वेंस में अगर बैठेंगे तो ये मुझे दिख रहा है सीक्वेंस से में लग रहा है, नहीं लग रहा, पहले 35 आएगा। तो पहले ही आप ये देखो इसमें टोटल कितने नंबर है, तो देखोगे 3 3 6 3 9 9 और 2 11, 11 नंबर है, यानी कि विषम है। 11 में 1 जोड़ोगे 12 का आधा करोगे, यानी कि जो छठवां पद होगा वही बीच का नंबर होगा। छठवां पद जो होगा, बाकी 11 है ना ये टोटल, बाकी 4 इधर हो जाएंगे, बाकी 4 इधर हो जाएंगे, और जो छठवां होगा टोटल 11 हो जाएंगे। 4 इधर है 4 इधर है, जो छठवां पद है वो बीचों बीच आएगा। तो देख लेते हैं छठा कौन से नंबर पे आ रहा है। सबसे पहले इसमें सीक्वेंस में बैठाओगे पहले नंबर पर ही आएगा 35। 35 से बड़ा और क्या दिख रहा है फिर आपको? दूसरे नंबर पर आएगा 41। 41 से बड़ा फिर तीसरे नंबर पर ही आएगा। चौथे नंबर पर सोचो 48 आएगा। 48 के बाद आएगा क्या? 55 पांचवें नंबर पर, और छठे नंबर पर आएगा 56, और छठा नंबर ही मेरा मीडियन था, यानी कि मेरा मीडियन आ चुका है 56। कितना आ चुका है? 56। आगे सवाल में पढ़ो क्या बोला गया। सवाल में कहा गया कि 88 को तो बदल दो 93 से। अब 88 को अगर यहाँ 93 में बदल दूं तो 88 तक तो अभी तक हम पहुंचे ही नहीं थे, यानी 88 का कोई रोल ही नहीं है। इसको तो आप किसी से भी बदल दो, कोई रोल ही नहीं है। फिर आगे कहा गया कि 41 को बदल दो 47 से। देखो अगर मैं 41 को 47 से बदल दूंगा तो ये जो हमारा 41वां नंबर है ना, 47 से बदलने पर ये यहाँ जाएगा तीसरे या चौथे नंबर पर। छठे नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तीसरे चौथे नंबर पर ही जाएगा। यानी जो हमारी नई मीडियन आएगी वो भी कितनी आएगी? वो भी 56 ही आएगी। उसमें भी छठवां पद हमारा 56 ही रहने वाला है। तो इनके बीच अंतर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, 0 अंतर हो जाएगा। पहले भी 56 ही थी मीडियन, अब भी 56 ही है मीडियन, कोई भी अंतर नहीं हुआ। तो हमारा मीडियन कितना होगा? 0। समझ गए क्या? चलो आगे बढ़ो। और ये आखिरी सवाल है हमारी क्लास का, इस वाले सवाल को करो भाई। टन 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 टारा। सवाल में कहा गया कि एक दूध विक्रेता के पास 75 लीटर की गाय, 45 लीटर की और 30 लीटर की फुल क्रीम दूध है।
यहाँ उस पे 75 लीटर गाय का दूध है, यहाँ टोंड का दूध है इसके पास, और यहाँ फुल क्रीम का दूध है। इन्हें अलग अलग ट्रे में इस प्रकार रखना चाहिए कि प्रत्येक ट्रे में समान मात्रा में दूध हो। अच्छा, और एक ट्रे में 2 प्रकार का दूध नहीं मिलाना चाहिए। ये देखो ये वाला कीवर्ड, ये वाला, यहाँ से यहाँ तो बात ट्रे की हो रही है। कई बार वो लाइन बोल देता है, कई बार वो क्यारी बोल देता है, खेत बोल देता है। जहां ये कहा जाए कि प्रत्येक ट्रे में समान ही मात्रा हो, तो वहां लिया जाएगा, में से लिया जाएगा HCF। ठीक है, लेकिन वो HCF नहीं पूछ रहा, उसने एक लाइन और दी है। क्या दी है? कि सारा दूध रखने के लिए कम से कम कितनी ट्रे। एक लाइन और बढ़ा दी, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट सवाल कैसे करोगे आप इसे, बताओ? पढ़ाया क्या आपने कंसेप्ट? जब भी सवाल में आपको ये पहली एक कीवर्ड दिखे कि प्रत्येक ट्रे में समान मात्रा में दूध है, वहां HCF लिया जाएगा। और फिर आपसे ये पूछे कि कितनी ट्रे की जरूरत पड़ेगी ताकि समान मात्रा में दूध आ जाए कम से कम, तो आपको क्या करना है इसको समझो। इन तीनों का HCF क्या होगा? 15 से कटते हुए नंबर दिख रहे हैं मुझे, ये 15 5 75, 15 3 45, 15 3 30, तो HCF कितना आ गया? 15 आ गया ना, 15 आ गया। यानी कि 15 लीटर का वो समान मात्रा होगा कि प्रत्येक ट्रे में अगर 15 लीटर में डाल दूं तो हर एक ट्रे में इक्वल मात्रा में दूध हो जाएगा, 15 लीटर हो जाएगा। लेकिन मुझसे पूछा है ऐसी कितनी ट्रे की जरूरत पड़ेगी, तो आपको क्या करना, पहले गाय के दूध को भाग दो, 75/15 से करोगे तो 5 ट्रे इसके लिए जरूरत पड़ेगी। फिर इससे भाग दोगे 5 15 3 45, 3 ट्रे इस वाले दूध की जरूरत पड़ेगी। फिर 15 से इसको भाग दो, यानी कि फुल क्रीम के लिए 2 ट्रे की जरूरत पड़ेगी। और 5 और 3 8 और 2 10, ऐसी टोटल 10 ट्रे की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि हमारे समान मात्रा में दूध हो जाए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था, इजी सवाल था। पहले HCF निकालो, फिर HCF से डिवाइड कर दो, आराम से सवाल हो जाएगा। तो कैसे लगे आपको ये सेट? आज की क्लास कैसी रही बताओ? मज़ा आया ना? ऐसे हम थोड़े थोड़े करके सवालों को करते रहेंगे। एक चूहा जब अपने लिए बिल बनाता है ना, तो वो एक ही दिन में सारी मिट्टी नहीं निकाल देता, थोड़ी मिट्टी निकाल देता है, और ऐसे देखते देखते एक लंबी सुरंग बन जाती है। लेकिन जो ये सोचते हैं कि पहले पेपर आने दो उसके बाद हम करेंगे, वे हड़बड़ाहट में सारे कंसेप्ट भूल जाते हैं, उनका कुछ तैयार नहीं हो पाता। वो एक ही दम से सुरंग बनाने की कोशिश करते हैं, फिर वो थक भी जाते हैं, मिट्टी भी बाहर नहीं निकाल पाते, और सुरंग भी ढंग से नहीं बना पाते। तो चूहे की तरह थोड़ी मिट्टी निकालो, जैसे हम इस प्रैक्टिस सेट में कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर आप डेली ये आधे से 1 घंटे की क्लास देख लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब 1000 कंसेप्ट सीख जाओगे, 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे। क्योंकि एक सेट में मेरे 20 के करीब सवाल होते हैं, 50 सेट में 1000 के करीब सवाल हो जाएंगे। समझ आई बात? बाकी जिसका मैथ कमज़ोर है, शुरू से बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, उसके लिए मैं बैच भी शुरू कर रहा हूँ, डोंट वरी। इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी लेकिन लाइव मिलेगी। 1-2 वीडियो में रिकॉर्डिंग डाल दूंगा डेमो क्लास के तौर पे, बाकी लाइव क्लास आया करेगी। ओके, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखना, सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भाई।